क्या आपको लगता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना आसान होता है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर कुछ हिडन रूल्स होते हैं और यदि वह हिडन रूल्स आपको पता न हो तो सारा का सारा आंसर गलत हो सकता है। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम उसी हिडन रूल्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं जिनकी चर्चा किताबों में भी रेयर मिलती है और यदि मिलती भी है तो विद्यार्थियों को खुद से समझ में नहीं आती है। हेलो एवरीवन, एसके टिप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैंने आपसे कहा कि कुछ हिडन रूल्स, तो इसमें हम दो तीन हिडन रूल्स की चर्चा करेंगे जिसमें ये सबसे पहला रूल है। तो देखिए सबसे पहला रूल क्या है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर कई बार एस नो का प्रयोग कर दिया जाता है। ओके, राम ने राजू से कहा कि क्या तुम पटना जाओगे, तो राजू ने कहा नो या राजू ने कहा हाँ। समझ रहे हैं? इस तरीके से नीचे एग्जांपल दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि आई सेड यानी मैंने कहा टू राजू, मतलब राजू से, मैंने राजू से कहा, क्या कहा जी, आर यू अटेंडिंग द क्लास, क्या तुम क्लास ले रहे हो, तो राजू सेड, राजू ने कहा नो या राजू ने कहा हाँ। तो इस तरह के प्रश्न दिए जाते हैं एग्जाम बोर्ड में, है कि नहीं? तो यदि ऐसे प्रश्न आते हैं तो फिर इसका इनडायरेक्ट हम कैसे बना सकते हैं, यही मेरा सबसे पहला हिडन रूल्स है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो क्या कह रहा है कि यदि आर एस में एस नो, एस या नो का प्रयोग किया गया हो तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के निम्नलिखित दो नियम होते हैं। निम्नलिखित दो नियम होते हैं। पहला नियम यहाँ पे क्या कह रहा है कि आर एस में आए हुए एस या नो को रिमूव कर दिया जाता है। ध्यान रहे, आर एस में आया हुआ जो एस और नो होता है इसे हटा दिया जाता है। और आगे कह रहा है कि तथा आर एस का कर्ता, तथा आर एस का मतलब क्या, रिपोर्टेड स्पीच। तो कह रहा है कि तथा रिपोर्टेड स्पीच का जो कर्ता होता है, सॉरी रिपोर्टेड, हाँ रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता हेल्पिंग वर्ब या यहाँ पे ध्यान दीजिए मेन वर्ब के साथ दोबारा लिखा जाता है और नो को नॉट में बदल दिया जाता है। तो कुछ बच्चे सोचेंगे कि नो को नॉट बदल दिया जाता है और एस को, तो एस को किसी में भी नहीं बदलते हैं, हटा देते हैं। फिर से मैं आपको एक बार समझा दूं, क्योंकि मैंने क्या बोला कि किताब में भी एयर मिलता है और मिलता भी है तो बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि वो एक्चुअली में क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि आर एस मतलब रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए एस या नो, क्योंकि एस नो उसी में आएगा, तो कह रहे कि एस या नो को रिमूव कर देंगे, इसे हटा देते हैं। और कह रहा है तथा आर एस मतलब रिपोर्टेड स्पीच का जो कर्ता होता है ना, हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब के साथ। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि दो सेंटेंस हैं जो बिना हेल्पिंग वर्ब के भी अफर्मेटिव में आ जाते हैं, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। तो यदि वह होगा तो जाहिर सी बात है उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलेगा, जब नहीं मिलेगा तो मेन वर्ब को ले लेंगे, और यदि हेल्पिंग वर्ब मिल रहा है तो हेल्पिंग वर्ब को लिया जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि आर एस का कर्ता हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब के साथ दोबारा लिखा जाता है। यह चीज एग्जाम्पल के जरिए आपको 100% क्लियर हो जाएगा, इसलिए आप धैर्य बनाए रहें। और कह रहे हैं कि और नो को नॉट में बदल देते हैं, और यदि उसमें मतलब नो आया है तो नो, देखिए नो और एस को तो रिमूव कर ही देंगे, लेकिन नो आया होगा तो उसके बदले में नॉट लिखेंगे। नो हट जाएगा लेकिन उसके बदले में नॉट आएगा। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि सर एस आएगा तो उसके बदले में क्या आएगा, वो तो हट जाएगा लेकिन उसके बदले में क्या आएगा। तो मैं आपको बता दूं, एस के बदले में कुछ भी नहीं आएगा, वो हट जाएगा। लेकिन नो आया होगा तो हट जाएगा लेकिन उसके बदले में नॉट का प्रयोग किया जाएगा। शायद आप समझ चुके होंगे। अब यहाँ पे देखिए दूसरा रूल क्या कह रहा है कि आर एस में आए हुए दूसरे रूल से यदि आप बना रहे हैं, किस कंडीशन में दूसरा रूल अप्लाई करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा और आपको समझ में भी आएगा, और किस कंडीशन में पहला रूल अच्छा होगा, यह बात एग्जाम्पल के जरिए आपको बताएंगे। यहाँ देखिए कह रहे कि आर एस में आए हुए एस को किसमें बदल देते हैं, एस को इन द अफर्मेटिव। ध्यान रहे ये इन द अफर्मेटिव अपने मन से लिखना है। ठीक है, एस आया होगा तो उसकी जगह पे इन द अफर्मेटिव लिखना है। तो कह रहे यदि तथा नो को इन द निगेटिव, और यदि नो आया होगा तो उसके स्थान पे इन द निगेटिव, यानी नो को इन द निगेटिव में आगे कह रहा है बदल दिया जाता है। और आरबी में आए हुए सेड को, आरबी में आए हुए सेड को रिप्लाई, ध्यान दीजिएगा यह केस इसमें नहीं था लेकिन इसमें है, तो वही कह रहे हैं कि आरबी में आए हुए सेड को रिप्लाइड में बदल कर आर एस की शुरुआत मतलब रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत कर रहा है कि सामान्यतः किसे किया जाता है, एंड टोल्ड दैट, इससे किया जाता है। ठीक है, अब चलिए एग्जाम्पल देखते हैं
ताकि ये दोनों रूल आपको 100% क्लियर हो जाए। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि आई सेड टू राजू आर यू अटेंडिंग द क्लास, राजू सेड नो। अर्थात मैंने क्या बताया था कि आई सेड टू राजू, मैंने राजू से कहा कि क्या तुम क्लास ले रहे हो, राजू सेड नो, राजू ने कहा नो। हमने क्या कहा, अब यहाँ एग्जाम्पल में आप समझ लीजिए। ये बताइए कि यदि राजू सेड नो ये खेला न हो तो इतना का तो आप इंट्रोगेटिव बना ही लेंगे ना, इसे एस नो आंसर टाइप क्वेश्चन कहते हैं, तो इतना तो आप बना लेंगे ना, तो कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, पहले इतना का ही बनाना है। तो इतना का बनाएंगे तो आई आस्क्ड, सेड आस्क में बदल जाता है, हम सबको पता है, टू हट जाता है। तो आई आस्क्ड राजू, कनेक्टिव वर्ड इफ या वेदर लगाते हैं, ठीक है। जब एस नो आंसर टाइप क्वेश्चन वाला हो तो यहाँ पे मतलब हेल्पिंग वर्ब से पूछा गया हो तो वहां पर हम क्या करते हैं, इफ या वेदर कंजंक्शन लगाते हैं, वाक्य को असर्टिव में चेंज करिएगा, आप पढ़े होंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि ये चूंकि यू सेकंड पर्सन है तो राजू के अकॉर्डिंग ही हो गया, तो ही वाज प्रेजेंट कंटीन्यूअस से पास्ट कंटीन्यूअस, तो ही वाज हो गया अटेंडिंग द क्लास, ठीक है। इतना तो हमने इतना का बना दिया, तो यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा ना। प्रॉब्लम इधर आती है, तो इस प्रॉब्लम का देखिए हमने क्या कहा, हमने कहा कि यहाँ पर राजू सेड कह रहा है ना कि राजू सेड, तो यहाँ पे देखिए अब इसको बनाएंगे कि राजू सेड, तो राजू सेड दैट, तो यहाँ पर इस बात को हमने सेम एज इट इज लिखा राजू सेड, और यहाँ पे दैट फिर से क्यों लगाया, ये कंजंक्शन ही है देखा जाए तो, कि राजू ने कहा कि, ये सेंस है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे दैट आपको लगाना है, ये सेम चीज, मतलब ये मान जाइए कि जब आपसे कुछ पूछा जाएगा तो आप हाँ या ना कुछ कहेंगे ना, तो उसी हाँ या ना को यहाँ लिखा गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि राजू सेड दैट, राजू ने कहा कि। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, आप चाहें तो इस कंडीशन में भी अच्छा होगा, सेंस निकालेंगे तो, कि राजू ने उत्तर दिया कि, रिप्लाइड का मतलब क्या होता है, उत्तर देना। लेकिन मैं आपको बता दूं कमजोर छात्रों के लिए कि राजू सेड एस नो, जो भी यहाँ करता है एस नो करके आ रहा है उसका जवाब, तो वहां पे राजू सेड या जो भी आया होगा उसको सेड के साथ एडिटिव लगाएंगे, दैट लगा दीजिएगा, अच्छा होगा कि उसने कहा कि, क्या कहा, तो उसने कहा कि। अब यहाँ का खेल समझिए, यहाँ का खेल हमने क्या बताया था कि ये सब इतना का हो गया तो एस और नो को हटा देना है। तो यहाँ पे देखिए ये चीज तो हमने एज इट इज यहाँ पे लिखा, एक कंजंक्शन दैट की के सेंस में लगाया ताकि अच्छा लगे, ठीक है। लेकिन उसके बाद यहाँ का खेल समझिए, यहाँ का खेल मैंने क्या बोला कि एस नो को हटा देते हैं, तो नो को हटा दिया मैंने। लेकिन बेटा हमने क्या कहा कि आर एस का कर्ता हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब के साथ, तो ये बताइए आर एस था क्या, यही ना था, तो इसको जो यही ना आर एस था जी, यहाँ से लेके यहाँ तक आर एस था ना, तो यदि ये आर एस था तो यही तो आर एस वाला वाक्य है यहाँ तक, ठीक है। तो अब देखिए तो यहाँ पर कह रहे कि इसका कर्ता हेल्पिंग वर्ब के साथ दोबारा लिखते हैं, और यदि नो आया होगा तो उसे नॉट में बदल देते हैं। तो अब देखिए इसका कर्ता क्या है, ही, हेल्पिंग वर्ब क्या है, वाज, तो अब वही यहाँ पर ही और वाज लिया गया है, और नो है इसलिए नॉट लिखा गया है, यदि एस होता तो कुछ भी नहीं लिखा जाता। पकड़ में आया। और आप कहेंगे सर मेन वर्ब क्यों नहीं लिए हैं, तो बेटा मेन वर्ब इसलिए नहीं लिए हैं क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब है, जब हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगा तब हम मेन वर्ब उठाएंगे। अब ऐसा कौन सा टेंस जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं रह सकता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट आप टेंस में पढ़े होंगे, तो इस तरीके से उसके अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। तो आई होप आपको 100% समझ में आया होगा। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं, तब हम इस सेकंड रूल के एग्जांपल नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि सी सेड टू रीता। अच्छा कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर इसी बात को एस या नो का ही तो रूल 2 लिखा है ना, तो इस बात को इससे कैसे बनाएंगे। तो हम आपसे कहना चाहते हैं कि इससे भी बना सकते हैं, अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताएंगे, लेकिन बेहतर होगा आप इसे ही बनाएं। लेकिन हालांकि हम ये रूल वाला भी बता रहे हैं, आप देखिएगा आपके लिए क्या आसान है। लेकिन कुछ केस ऐसे होते हैं कि जहां पर सेकेंड रूल ही लगेगा, यहाँ पे फर्स्ट रूल नहीं लगेगा, तो वह केस भी हम आगे आपको बताएंगे, ठीक है। तो चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि सी सेड टू रीता, अर्थात उसने रीता से कही, क्या कही कि कैन यू लेंड मी दिस वॉच, क्या तुम यह वॉच मुझे उधार दे सकती हो, क्या तुम यह वॉच मुझे उधार दे सकती हो। रीता सेड, रीता ने कही एस, हाँ, समझ रहे हैं। मैं एक बार आपसे दोबारा बताना चाहता हूं, तो जो प्रश्न हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं उसकी हिंदी क्या से स्टार्ट होती है, और क्या से स्टार्ट होने वाले प्रश्नों का जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं। तो ये पहला हिडन रूल यही कह रहा था
कि एग्जामिनर क्या करता है कि जिसका आंसर हाँ या ना में दिया जा सकता है उसी को एस या नो का प्रयोग करके लिख देता है अगवा। समझ रहे हैं? एक एडिशनल क्लाउज में, छोटा सा क्लाउज में उस बात को लिख देता है। जैसे आप किसी से कहते हो कि क्या तुम पटना जाओगे, तो कह सकता है ना कि हाँ या ना। समझ रहे हैं? तो जैसे तो वही बात को क्या करेगा एग्जामिनर की एस या नो में प्रयोग करके लिख देता है अगवा उस बात को, तो वो सेंटेंस बड़ा हो जाता है, एक और क्लाउज जुड़ जाता है। अब ये थोड़ा सा टिपिकली चेंजिंग जब करता है तो यहाँ पे बच्चे करते हैं ब्लंडर। इसीलिए मैंने कहा कि ये हिडन रूल है। और यकीन मानिए आप इंटर का पेपर उठा के देखिए या हाई स्कूल का उठा के देखिए, कॉम्पिटेटिव में तो पूछा ही जाता है। तो इसमें बच्चे करते हैं गलती। तो देखिए क्या कह रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे पूछा गया कि क्या तुम यह घड़ी मुझे उधार दे सकती हो, तो यहाँ पे कह सकते हो ना कि हाँ या ना। तो वही कह रहे कि रीता ने कही कि हाँ, मतलब कि हाँ दे सकती हूँ, इसका सेंस है। अब मैंने क्या बोला, हमने ये बोला कि आसान तरीका यह है बेटा कि आप इसको भूल जाओ, ये जो एडिशनल जोड़ रहा है आंसर के रूप में इसको भूल जाइए। ठीक है, एस नो करके जो जोड़ रहा है ना कि उसने कहा हाँ या ना, इसको भूलिए, बस इतना को बनाइए। तो इतना का तो बनाना आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सीख ही चुके होंगे ना। तो देखिए इतना का बनाएंगे आप, तो चूंकि ये हेल्पिंग से स्टार्ट है तो हमने इसका क्या सीखा है कि यहाँ पे आरबी में आए हुए साइड को निश्चित रूप से सेफ जोन है कि हम आस्क में बदल देंगे। यहाँ पे सी आस्क टू हट गया, रीता हो गई। और यहाँ पे कंजंक्शन इफ या वेदर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इफ लगा लिया। और आगे देखिए सी, चूंकि यू सेकंड पर्सन है, इस वाक्य को असर्टिव में चेंज करते हैं ना जी। तो असर्टिव में चेंज करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि हेल्पिंग आपको करता है के बाद भेज दीजिए। अकॉर्डिंग टू टेंस देखेंगे किस टेंस में हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको इधर भेजेंगे। अब ये यू सेकंड पर्सन है तो रीता के अनुसार क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा। अब कहिएगा कि रीता क्यों लिखा गया है दोबारा से, इस बात को जानना चाहते हैं तो मेरा नरेशन का पार्ट 1 या 2 वीडियो देखिए। आप नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं है, लिख देंगे ज्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे हो गया ये। अब ये चूंकि कैन कुड में बदल जाता है ना, टेंथ में परिवर्तन संबंधी नियम प्लस मॉडल के नियम आप पढ़े होंगे, तो वहां पे आप पढ़े होंगे कि कैन को कुड में बदल दिया जाता है। तो कैन कुड में आ गया। और आगे कह रहा है कि लैंड, और फिर से ये मी आपका फर्स्ट पर्सन है तो इसके सब्जेक्ट से बदलता है, तो सी के अकॉर्डिंग क्या होगा, तो चूंकि ऑब्जेक्टिव केस में है तो सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है, तो इसलिए हर आ गया। और आगे कह रहा है कि दिस को बदल देते हैं दैट में, तो यहाँ दिस दैट में आ गया। एक टाइम एंड डिस्टेंस में पढ़ाए होंगे, तो यहाँ पर दिस दैट में आ गया और दैट वाज। अब यहां तक हमने काम कर लिया, ये पहले से भी हम जानते थे। अभी जो एडिशनल पार्ट जोड़ रहा है एग्जामिनर हाँ या ना में कह के, इसी को तो सीखना है बाबू। तो मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर यही हमेशा यही आएगा कि उसने कहा हाँ या उसने कहा ना। तो उसने जो कहा मतलब कि रीता सेट जो है, तो इस रीता सेट को सेम एज यहाँ ले लीजिए। ये दैट अपने मन से लगा लीजिएगा, कंजंक्शन यहाँ पे दैट ही लगेगा, जिसका हिंदी होगा की। तो मतलब रीता ने कही की क्या कही जी। अब इसके बाद ही मेन खेला है कि एस या नो जो भी आया होगा उसको हटा देना है। एस को हटा दिया, ठीक है। अब क्या करना है, तो वही कह रहा था कि इसके बदले में आर एस का कर्ता उसके हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब के साथ दोबारा लिख दिया जाता है। और यदि यहां पर नो रहता तो नो को नॉट में बदल के लिख देते हैं। ठीक है, तो देखिए तो इसको हटा दिए। अब इसके जगह पे करना क्या है कि आर एस का कर्ता, तो आर एस यही था ना, तो इसका कर्ता यहाँ पे क्या है जी, सी है। तो कह रहा है कि कर्ता को इसके हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब के साथ, तो यदि मेन वर्ब सॉरी हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगा तो मेन वर्ब को लेंगे। तो इसके हेल्पिंग वर्ब कुड है ना, और इसका कर्ता क्या है सी, तो सी कुड। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या लिया है, देखिए सी कुड ले लिया। और यदि यहाँ नो रहता तो यहाँ नॉट में बदल देते, तो कुड नॉट कर देते, ये इसका आंसर हो जाता। अब आप कहेंगे सीता रिप्लाइड दैट क्यों लिखे, मैं बार बार आपको समझा रहा हूं कि नरेशन या इंग्लिश टोटल सेंस पे चलती है। यदि आप सेंस समझ गए तो इंग्लिश आपके मुट्ठी में है, और सेंस नहीं समझे तो इंग्लिश आपको जीवन भर परेशान करती रहेगी, क्योंकि यह अंग्रेजों की भाषा है और वो कभी हिंदी नहीं पढ़े, इस बात को याद रखिएगा। तो यहाँ पे इसेंस क्या है कि रीता ने उत्तर दिया, तो इसलिए रीता रिप्लाइड लिखेंगे तो और भी अच्छा होगा, ठीक है। लेकिन आप सैड भी लिख देते हैं तो गलती नहीं है। तो ये रीता रिप्लाइड दैट मतलब रीता ने उत्तर दिया कि सी कुड, वह दे सकती है, इसका मतलब हुआ, समझ रहे हैं, सेंस हुआ, आंतरिक सेंस कि वह दे सकती है। ये तो आई होप ये समझ में आया होगा, और नहीं आया होगा तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और कुछ एग्जांपल और देखते हैं। और ये देखते हैं कि कौन से ऐसे प्रश्न होते हैं जिसमें केवल सेकंड रूल ही लगेगा, और कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसमें दोनों रूल लगाए जा सकते हैं। जैसे ये जो प्रश्न दिया था हमने, इसमें दोनों रूल लग सकता है।
तो अब नेक्स्ट स्लाइड के एग्जांपल देखते हैं और उसमें दोनों रूल अप्लाई करके बना के दिखाते हैं कैसे बनेगा, और फिर ऐसे भी प्रश्न देखेंगे जिसमें केवल सेकंड वाला रूल ही लगाना अच्छा होगा, क्योंकि फर्स्ट वाला आप लगा भी नहीं सकते। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, मतलब कुछ एग्जांपल और देखते हैं। देखिए एग्जांपल है कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि डिड यू राइट अ लेटर, क्या तुम एक पत्र लिखते थे, या क्या तुमने एक पत्र लिखा, ऐसा कह सकते हैं। आई सेड, मैंने कहा एस, हाँ। अब देखिए ये पहले वाला ही प्रश्न है, ठीक है। अब इसको हम दोनों तरफ से बना के दिखाते हैं आपको, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे पहला वाला रूल तो हमने बना लिया है, जैसे देखिए ही आस्क्ड मी कंजंक्शन इफ या वेदर, यहाँ पे अफर्मेटिव बदलेंगे इसको, यू सेकंड पर्सन आई इस मी के अनुसार आई हो गया। अब चूंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट में जाता है, तो हैड आई राइट डाइट का थर्ड फॉर्म रिटन, सब आपको समझ में आ रहा होगा। और लेटर, ठीक है, यहां तक हमने बनाया। उसके बाद हमने क्या बोला कि इस सेंटेंस के लिए हमने क्या करेंगे, क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन है तो इसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे ही होगा, ये तो करना ही था। और ये साइड जो है साइड ही रहेगा, अपने मन से यहाँ पे दैट लगाएंगे, ये बात ठीक है यहाँ तक, ये तो पहले में भी हमने किया, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या बोला कि आर इसका कर्ता हेल्पिंग वर्ब के साथ दोबारा लिखेंगे, तो आर इसका कर्ता क्या है, आई, इसका हेल्पिंग क्या है, हेड। यहाँ पे आई हेड हमने लिखा और एस या नो को हटा देते हैं, तो ये हट गया, इसी के बदले में किसको लिख रहा है ना। और यदि यहाँ नो होता तो नॉट यहाँ लिख देते, ये बात हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि सेकेंड रूल में हमने क्या पढ़ा था और उसमें कैसे क्या कर सकते हैं। तो सेकेंड रूल को मैं आपसे दोहराना चाहता हूं। उसमें हमने कहा था कि आरबी में आए हुए सेड को रिप्लाइड में बदल देंगे, ठीक है। और एस के लिए इन द अफर्मेटिव और नो के लिए इन द निगेटिव का प्रयोग करेंगे। और आर एस की शुरुआत एंड टोल्ड दैट, ध्यान रखिएगा इसमें 3 पॉइंट है, बहुत ज्यादा बात इसमें भी नहीं है। और आर एस की शुरुआत एंड टोल्ड दैट सामान्यतः 90% एंड टोल्ड दैट से करेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि उसमें सेंस होता है, ठीक है, उसका सेंस होता है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, तो ये किस में है किस में नहीं है, यह बात आपको एग्जाम्पल के जरिए ही समझ में आएगा। तो चलिए इसमें बनाते हैं। देखिए जब प्रश्न या फिर इस एग्जाम्पल को समझने से पहले ये 2 एग्जाम्पल देखिए तो आपको समझ में आएगा। देखिए कुछ प्रश्न ऐसे दिए जाते हैं कि डायरेक्टली ऐसे कि ही सेड, उसने कहा, एस, हाँ, आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूं, ठीक है। तो इसमें ऐसा नहीं हुआ कि पहले ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, है कि नहीं, और उसके बाद से क्या तुम कर सकते हो, तो उसने कहा हाँ, समझ रहे हो। देखिए इसमें और इस प्रश्न में अंतर देख करके आपको समझ में आ रहा होगा कि इन दोनों में क्या मैटर है। इसमें पहले किसी ने किसी से कुछ पूछा, यहाँ पे क्या पूछा है, तो फिर उसने आंसर दिया है कि एस या नो। तो ये प्रश्न का टाइप देखिए, इसका टाइप कुछ और है, इसका टाइप देखिए। यदि ये टाइप आप समझ गए तो गलती 100% नहीं होगी। तो यहाँ पे इसका टाइप ही अलग है कि उसने मुझसे पूछा कि क्या तुम एक पत्र लिखे, या हाँ क्या तुम एक पत्र लिखे, तो यहाँ पे मैंने कहा एस, मैंने कहा नो, ऐसा। तो इसका टाइप दूसरा है। इसमें डायरेक्टली तो उसने कहा एस, मैं ऐसा कर सकता हूँ, उसने कहा नो, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। तो इसमें प्रश्न नहीं पूछा गया है, समझ रहे हैं, ये प्रश्न का मामला नहीं है। ऐसा माने तो उसने कहा हाँ, उसने कहा नो, मैं कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। तो इसका टाइप अलग है कि नहीं है। और ये बाबू वैसे भी ये हेल्पिंग ऑफ से स्टार्ट है कि नहीं, और ये हेल्पिंग ऑफ से स्टार्ट नहीं है, देखो ये कैसा है, सिंपल है। तो इसलिए जब ऐसा होगा और इस तरह से एस नो आएगा, तो यहाँ पर एस नो का वो जो कंप्लीट सेकंड वाला रूल है वो यही था कि आरबी में आए हुए सेड को रिप्लाइड बदलेंगे। तो यहाँ पे देखिए रिप्लाइड में मैंने बदला, और ये एस के लिए हम इन द अफर्मेटिव और नो के लिए इन द नेगेटिव। तो देखिए यहाँ पे ही और आरबी में आए हुए सेड रिप्लाइड हो गया, एस के लिए इन द अफर्मेटिव का मैंने प्रयोग किया, ठीक है। और हमने क्या बोला कि आर एस की शुरुआत एंड टोल्ड दैट, देखिए वास्तव में मैं आपको बताना चाहूँ ना, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, समझ रहे हैं, ये क्या है जी, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में कंजंक्शन दैट का प्रयोग किया जाता है। लेकिन एंड टोल्ड, ये एंड टोल्ड दैट, इसका मतलब मैं ये नहीं कहा ना कि इस फ्रेज को आप याद कर लीजिए ताकि गलती होने की संभावना ही न रहे। सेंस अच्छा बैठता है, इसलिए यहाँ पे पहले मैंने फिक्स करा दिया कि एंड टोल्ड दैट, वरना इसमें कंजंक्शन केवल दैट लगता, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है, जो बच्चे थोड़ा भी पढ़ने में सही होंगे वो समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे एंड टोल्ड दैट, क्योंकि सेंस अच्छा करने के लिए मैंने एंड टोल्ड जोड़ा, वरना केवल दैट रहता। तो अर्थात उसने उत्तर दिया इन द अफर्मेटिव, यानी कि साधारण या सामान्य तरीके से उत्तर दिया, क्या दिया, एंड टोल्ड दैट, और कहा कि ही कुड डू इट, वो इसे कर सकता था, समझ रहे हैं, वो इसे कर सकता था।
तो हमने यहाँ पे आरबी में आए हुए सेड को रिप्लाइड में बदला है, अच्छी बात है। एस के लिए इन द अफर्मेटिव का प्रयोग किया है और आर एस की शुरुआत एंड टोल्ड दैट से किया है और बाकी सेंटेंस जैसे बदलता है उस हिसाब से उसको हम बदलेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे आई फर्स्ट पर्सन है तो ही के अकॉर्डिंग ही किया है, कैन कुड में चला जाता है तो कुड किया है, बाकी एडजेक्टिव उतार दिया है। दूसरा एग्जांपल देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं कि दे सेड, है ना, दे सेड उसने कहा या उन लोगों ने कहा, है ना, उन लोगों ने कहा होगा या उन्होंने कहा, नो नहीं, वी कांट डू दिस, मैं इसे नहीं, हम लोग इसे नहीं कर सकते, हम लोग इसे नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब जब इसका बनाएंगे, यहाँ पे देखिए दे आरबी में वो सेट को रिप्लाइड में, अर्थात उन लोगों ने उत्तर दिया ना, तो उन लोगों ने उत्तर दिया इन द निगेटिव, निगेटिव सेंस में उत्तर दिया है। क्या दिया है? एंड टोल्ड दैट, और कहा है कि दे कुड नॉट डू दैट। अब चूंकि यहाँ पे देखिए दैट, ये चूंकि दिस का दैट हो जाता है, टाइम एंड डिस्टेंस में पढ़े होंगे, और यहाँ पर आपका वी फर्स्ट पर्सन था तो दे के अकॉर्डिंग दे ही होगा यहाँ पर, और कैन आपका कुड में चला गया, नॉट तो रहेगा। ये नॉट यहाँ है तो है, ये मत समझिएगा कि इसमें भी नॉट कहां से आ गया, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आया होगा। देखो मैं एक बार फिर से आराम से बता दूं कि यदि हमारी वीडियो देखने के बाद भी आपको कंफ्यूजन रह जाता है, ये समझ आइए कि अच्छी बात नहीं है। यहाँ पे देखिए हमने ये कहा कि एस नो का प्रयोग दो तरह से एग्जामिनर करके दे देता है, कई बार अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर करके दे देगा और कई बार इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर करके दे देगा। तो जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर करके देगा तो टाइप कुछ इस तरह से बनेगा, समझ रहे हैं, क्योंकि प्रश्न पूछेगा फिर प्रश्न के जवाब में कोई बोलेगा तो इसका टाइप कुछ ऐसा हो जाएगा। और अफर्मेटिव सेंटेंस में जब करके देगा तो उसका टाइप कुछ इस तरह से होगा कि उसने कहा नो, उसने कहा हाँ, समझ रहे हैं, इस तरीके से। तो जब अफर्मेटिव सेंटेंस में करके दिया तो यहाँ पर रूल सेकंड वाला ही लगेगा, ध्यान रखिएगा। और जब इंट्रोगेटिव में करके दिया तो उस कंडीशन में आप दोनों रूल अप्लाई कर सकते हो, कर सकते हैं। आई होप अब आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल 100% क्लियर होगा, क्योंकि किताबें भी ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पाती हैं, आपने पढ़ा होगा तो देखा होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, और दो और भी हिडन रूल्स है ऐसे ही, ये उसको भी हम देख लेते हैं। तो आइए दूसरा हिडन रूल देख लेते हैं। यहाँ पे दूसरा कह रहा है कि कभी कभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सर, मैडम, देखिएगा थोड़ा सा मार्कर नहीं चला तो सही से नहीं लिख पाए हैं। कभी कभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सर, मैडम, योर ऑनर या, ठीक है, डियर, यहाँ पे कह रहा है माई बिलव्ड या डार्लिंग, ठीक है, जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ रहता है। अतः इस स्थिति में यहाँ पे कह रहा है कि सर, मैडम, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है योर ऑनर, ये तीनों अलग अलग शब्द हैं, को रेस्पेक्टफुली, मतलब इसको रेस्पेक्टफुली बदलते हैं, मतलब इसको हटा देते हैं, इसको हटा देंगे, इसके बदले में क्या लिखेंगे, रेस्पेक्टफुली, तथा डियर, डार्लिंग और माई बिलव्ड को लविंगली, ध्यान दीजिए, लविंगली या अफेक्शनेटली में बदल दिया जाता है। अब ये समझ में नहीं आया तो हमारे शब्दों में सुन लीजिए। यहाँ पर ये रूल ये कह रहा है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है कि सर, मैडम, इस तरह मतलब जो ग्रीटिंग वर्ड्स होते हैं तो वही कह रहा है कि सर हो, मैडम हो या फिर योर ऑनर हो, ठीक है। और इसके अलावा तीन शब्द और कह रहा है कि सर, मैडम, योर ऑनर, ये तीन को एक अलग कैटेगरी मान लीजिए, और डियर, माई बिलव्ड और डार्लिंग, इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर देता है। तो जब ऐसे शब्दों का प्रयोग करेगा तो इसको हटा देना है और इसके बदले में कुछ रखना है। तो किसके बदले में कुछ रखना है, ध्यान दीजिए, सर हो, मैडम हो, योर ऑनर हो, ये तीन शब्द याद करिए। इन तीन शब्दों के बदले में आपको रेस्पेक्टफुली रखना है, और तीन जो अलग शब्द है, डियर है, डार्लिंग है, और एक आपका ये जो माई बिलव्ड है, इन तीन शब्दों के लिए आपको क्या रखना है, आप लविंगली भी रख सकते हैं और अफेक्शनेटली भी रख सकते हैं। तो चलिए इसको एग्जांपल से क्लियर कर लेते हैं। जैसे कह रहे हैं कि कमला सेड टू द प्रिंसिपल, कमला ने प्रिंसिपल से कहा, क्या कहा जी, कि सर, मे आई गो होम नाउ, क्या मैं अब घर जा सकती हूँ। क्या यहाँ पर देखिए, तो कमला आस्क्ड, कमला ने पूछा है द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल साहब से रेस्पेक्टफुली, सम्मान पूर्वक पूछा है। तो यहाँ पे देखिए सर आया है तो मैंने सर को क्या किया है, रिमूव, और इसके स्थान पे क्या रखा है जी, रेस्पेक्टफुली। ध्यान रहे, मैडम भी आता तो भी ये रखते, योर ऑनर रहता तो भी यही रखते हैं, ठीक है। इसके अलावा बाकी वो तीन शब्दों में से होता तो यहाँ पे लविंगली या अफेक्शनेटली रखते। तो इस तरह से रेस्पेक्टफुली, अब आगे तो आप बना ही लेंगे ना, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो आपका अफर्मेटिव में आएगा तो ये में इधर हो जाएगा, आई फर्स्ट पर्सन है तो वहां कमला के अकॉर्डिंग सी हो गया, और ये में इधर आके माइट बन गया, और बाकी सब ठीक है। टाइम एंड डिस्टेंस में आपने पढ़ा होगा कि नाउ को देन में बदल देते हैं,
इस तरह से देन हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसके मैंने एक ही एग्जांपल दिया है, बाकी अब सर मैडम वगैरह सबसे एग्जांपल लिख सकते हैं, लिख के समझ सकते हैं, इसमें बड़ी बात नहीं है। अब देखिए यहाँ पे एक छोटी सी बात और है, ये जानकारी के लिए है ना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यदि यहाँ पे गलती आप कर भी जाते हैं तीसरे वाले हिडन रोल में तो भी कोई बात नहीं है, तो भी एग्जामिनर उसको गलत नहीं करेगा, लेकिन फिर भी जान लीजिए नॉलेज के लिए, ये नॉलेजेबल है। तो यहाँ पे कह रहा है कि इन दोनों में देखिए इफ वीएस वेदर लिखा है ना, मतलब कि इफ और वेदर का प्रयोग जो हम अभी तक करते आ रहे हैं इंट्रोगेटिव में कंजंक्शन के रूप में, तो इन दोनों में भी एक छोटा सा अंतर है, उस अंतर को समझ लीजिए। यहाँ पे कह रहा है कि इन दोनों में एक छोटा सा अंतर है। जब वो अंतर क्या है, कह रहा है कि जब किसी वाक्य में ध्यान रहे पसंद या फिर विकल्प यानी ऑप्शंस का भाव प्रकट हो या का भाव स्पष्ट करना हो, तो उस कंडीशन में इफ की तुलना में वेदर का प्रयोग ज्यादा अच्छा माना जाता है। शायद आप नहीं समझे, मतलब कोई भी ऐसा वाक्य आपके सामने प्रस्तुत होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, और उस वाक्य में जो है क्या हो, पसंद की बात की गई हो या फिर विकल्प और ऑप्शन की बात की गई हो, समझ रहे हैं, तो पसंद या विकल्प अर्थात ऑप्शन की बात किया गया हो, तो समझिएगा वहां पे कंजंक्शन के रूप में इफ न लगा के वेदर लगाते हैं यदि आप, तो ज्यादा अच्छा होगा। समझ रहे हैं, यही इन दोनों में अंतर है कि पसंद या विकल्प की बात आए तो वेदर और बाकी हर जगह इफ। अब वैसे ये दोनों इंटरचेंजेबल हैं, आप दोनों के जगह, ये दोनों का प्रयोग एक दूसरे की जगह पे कर सकते हैं, बात चाहे कुछ भी हो रही हो, ये एग्जामिनर इसको गलत नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन ये आंतरिक जानकारी है कि आप चाहें तो इस बात को डीपली जानकारी रख सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, करेंगे द टीचर सेड टू द हरी, अध्यापक ने हरी से कहा कि डू यू वांट टू अटेंड परेड, डू यू वांट टू अटेंड परेड आर नॉट, अर्थात कि क्या तुम परेड अटेंड करना चाहते हो या नहीं। समझ रहे हैं, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि तुम परेड अटेंड करना चाहते हो या नहीं, मतलब उसका पसंद पूछा जा रहा है। ये ऑप्शनल लग रहा है कि ये बात ऑप्शनल है कि करना चाहते हो कि नहीं, हाँ या ना, कुछ इस तरह से ये ऑप्शनल टाइप का लग रहा है ना। यदि ऑप्शनल है या फिर उसका पसंद पूछा जा रहा है कि तुम पसंद है भाई अटेंड करना कि नहीं पसंद है बताओ, तो इस तरीके से समझ रहे हैं। तो इस कंडीशन में यहाँ पे देखिए हमने क्या प्रयोग किया है, वेदर का। तो बस इतनी सी बात है, बाकी सेंटेंस कैसे बनता है आप सब समझ चुके हैं। यहाँ पे द टीचर आस्क्ड हरी वेदर ही वांटेड टू अटेंड परेड आर नॉट। अगला देखिए करे कि माय मदर सेड टू हर सन, यानी कि मदर माई नहीं है, मतलब द मदर सेड टू हर सन, मतलब कि माँ ने अपने बेटे से पूछा, क्या पूछी जी, करे कि डू यू वांट टू हैव मिल्क और टी, मतलब वो मिल्क अथवा दूध अथवा चाय के बारे में पूछ रही है कि इन दोनों में से क्या चाहिए। समझ रहे, क्या पसंद करते हो, क्या चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, कहीं ना कहीं ये क्या है, एक पसंद है, एक विकल्प के रूप में उससे पूछा जा रहा है। तो यदि ये विकल्प के रूप में पूछा जा रहा है तो इसमें वेदर का प्रयोग ज्यादा अच्छा माना जाता है, तो इसलिए यहाँ पे वेदर का प्रयोग किया गया। सेंटेंस बना द मदर आस्क्ड हर सन वेदर सी वांटेड टू हैव मिल्क आर टी। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।